कभी कभी क्या होता है ना, हम पेशेंस खो देते हैं और बहुत जल्दी क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है अपने को, ठीक है। पेशेंस को बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है। जैसे कि कुछ लाइन है, मैंने कहीं सुनी थी, जरा सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है कि विकराल नहीं है चक्र समय का, विकराल नहीं है चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा। विकराल नहीं है चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा। लहरें तो निभा रही हैं धर्म अपना, लहरें तो निभा रही हैं धर्म अपना, आत्मबल तुम्हारा धैर्य खो रहा, आत्मबल तुम्हारा धैर्य खो रहा। इसलिए पेशेंस के साथ लगे रहिए, एक दिन सफलता को मिलना ही पड़ेगा। पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ लगे रहिए, सफलता मिल ही जाएगी। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के सर के साथ। तो आप सब ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। एंड आज हम लेकर के आए हमारे फंडामेंटल राइट की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने क्लास फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर थर्ड, एंड पार्ट नंबर सेकंड में हमने आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 16, 17 एंड 18। आज हम 3 आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो समय को खराब ना करते हुए और हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, फंडामेंटल राइट वाली सीरीज पर, जिसमें भी हमारा पार्ट नंबर थर्ड आता है। तो देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई सरकारी सेवाओं में समानता। किसकी बात करता है ये? सरकारी सेवाओं में समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? सरकारी सेवाओं में समानता, या लोक नियोजन में, ऐसे बोल सकते हैं अपन, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात कौन करता है? आर्टिकल 16 करता है। तो देखिए आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 क्या बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है कि भाई सरकारी सेवाओं में समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता, या लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है कौन? आर्टिकल 16, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के द्वारा राज्य की नियुक्ति और राज्य के जो अवसर होंगे, मतलब उनकी जो सेवाएं होंगी, उनमें समानता की बात की गई है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 बात करता है कि राज्य के द्वारा राज्य में जितनी भी नियुक्तियां होने वाली हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, प्लस उसमें राज्य जितने भी सेवाएं होंगी उनमें अवसर की समानता की बात करता है। राज्य की सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल 16। हमने ये देखा। तो आर्टिकल 16 कुछ आधार देता है कि भाई इन आधारों पर आप क्या नहीं कर सकते हो? राज्य की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट्स में, राज्य में जो रोजगार के अवसर हैं उनके लिए समानता की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है कि राज्य के द्वारा जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, राज्य के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली जाएंगे, तो रोजगार में अवसर की समानता की बात कौन करता है? रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? रोजगार में अवसर की समानता। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता की बात कौन करता है? तो रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। कौन करता है? आर्टिकल नंबर 16। अब आर्टिकल नंबर 16 में कुछ आधार बताए गए हैं कि भाई इन आधारों पर आप क्या नहीं कर सकते हो? भेदभाव नहीं कर सकते हो। और बहुत भेदभाव किस चीज में? तो रोजगार में अवसर की समानता पर। भाई रोजगार में अवसर की समानता पर आप कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो आधार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। भाई वो आधार कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए अगर आधारों की बात करें, तो देखिए ध्यान से, हम आधारों में ले सकते हैं धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव,
तो इन आधारों पर ध्यान देना है आपको, इन आधारों पर राज्य क्या नहीं कर सकता, रोजगार में अवसर की समानता को नहीं छीन सकता है आपसे। मतलब रोजगार में अवसर की समानता पर इन आधारों पर क्या नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जैसे कि हमने बात की कि भाई ये कुछ आधार हैं, धर्म है, प्रजाति है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, निवास स्थान है, उद्भव है। तो इन आधारों पर क्या नहीं कर सकते, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, वो भी किस चीज में, रोजगार में अवसर की समानता के आधार पर। रोजगार में अवसर की समानता आपको देनी ही पड़ेगी, मतलब रोजगार में अवसर की समानता के आधार पर अगर आप इन आधारों पर भेदभाव कर रहे हो, सपोज दैट कोई रोजगार है लेकिन उसमें आप उसके लिए अवसर नहीं दे रहे हो, किस आधार पर, सपोज दैट धर्म के आधार पर नहीं दे रहे हो, प्रजाति के आधार पर नहीं दे रहे हो, जाति के आधार पर नहीं दे रहे हो, लिंग के आधार पर नहीं दे रहे हो, जन्म स्थान के आधार पर नहीं दे रहे हो, निवास स्थान के आधार पर नहीं दे रहे हो, या उद्भव के आधार पर नहीं दे रहे हो, तो ये एक क्या है, तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा, ये एक अपराध माना जाएगा, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन आधारों पर रोजगार में अवसर की समानता के लिए क्या नहीं की जा सकती, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देखा, तो भाई इन आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता, इन सभी आधारों पर क्या नहीं किया जा सकता, इन सभी आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके क्या है, कुछ अपवाद भी हैं, मतलब उनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इसके कुछ अपवाद भी हैं इसी आर्टिकल के। मतलब इनके अलावा जितने भी आधार हैं, मतलब इन आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इनके अलावा और कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, शारीरिक मानदंड के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मतलब फिजिकल फिटनेस जिसको बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस जिसको बोलते हैं, तो भाई शारीरिक मानदंड या फिजिकल फिटनेस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है, भौगोलिक क्षेत्र मतलब कोई एक स्पेसिफिक एरिया के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये क्या है, इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, इन आधारों पर क्या किया जा सकता है, इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा, देखिए इन आधारों पर तो रोजगार में अवसर की समानता पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी को रोजगार देने से वंचित करते हो, उसको अवसर देने से वंचित करते हो इन आधारों पर, तो वो एक ऑफेंस है, वो एक अपराध है, वो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इनके अलावा ये कुछ आधार ऐसे भी हैं जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, तो इन आधारों पर क्या किया जा सकता है, इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अब देखिए, लेकिन इन आधारों पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव किस टाइप का है, लेकिन इन आधारों पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव किस टाइप का है, तो ये भेदभाव है रीजनेबल भेदभाव। कैसा है, ये भेदभाव है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ये भेदभाव कैसा है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भाई ये क्या है, ये सोसाइटी की मुख्य धारा में लाने के लिए, सोसाइटी की मुख्य मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो सुनिए, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, मतलब भाई रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन तो किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको कि भाई कुछ आधार ऐसे हैं आर्टिकल 16 में जिसमें क्या है, जिसमें लोक नियुक्ति की बात करो या सरकारी सेवाओं में भेदभाव किया जा सकता है, उनके अवसर में, सरकारी सेवाओं के अवसर प्रदान कराने में राज्य के द्वारा भेदभाव किया जा सकता है। अब वो आधार कौन कौन से, इन आधारों पर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आधार है, तो वो आधार कौन कौन से हैं, तो वो आधार ये हैं। ठीक है, इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वो भेदभाव कैसा होगा, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, मतलब रीजनेबल प्रकार का भेदभाव होगा, मतलब कारणात्मक भेदभाव होगा, किसी कारण की वजह से। वो कारण कौन सा होगा, कारण होगा कि इनको सोसाइटी की मुख्य स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, इसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन सबको क्या किया जा सकता है, रीजनेबल भेदभाव किया जा सकता है, कारणात्मक भेदभाव किया जा सकता है, शारीरिक मानदंड के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई क्या है, डिसेबल है, कि वो कोई क्या है, डिसेबल या हैंडीकैप है।
ठीक है। तो हैंडीकैप के आधार पर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, मतलब उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। और ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर भेदभाव करना है नहीं करना है, मतलब कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अब वो प्रायोरिटी देने का काम नहीं देने का काम कौन करेगा, कुल मिलाकर के भाई कोई ज्योग्राफिकल एरिया के लोग हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करने का काम करती है पार्लियामेंट। ये डिसाइड करने का काम कौन करती है, ये डिसाइड करने का काम करती है हमारी पार्लियामेंट, मतलब हमारी संसद। कौन डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है हमारी संसद। तो देखिए अगर अपन ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें किसी मतलब किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को क्या किया जा सकता है, प्रायोरिटी दी जा सकती है। और प्रायोरिटी देने से संबंधित जो विधि बनेगी, जो कानून बनेगी, उस कानून को बनाने का काम कौन करेगी, हमारी पार्लियामेंट या संसद करेगी। कौन करेगी, हमारी पार्लियामेंट या संसद करेगी। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 16। तो एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि सरकारी सेवाओं में समानता की बात करता है, या लोक नियोजन में अवसर की समानता, या रोजगार में अवसर की समानता बोल सकते हैं। तो इन आधारों पर तो क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 16 ये कहता है। लेकिन बाकी के कुछ आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, भेदभाव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, भेदभाव किया जा सकता है। कौन कौन से आधार देखे अपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा, शारीरिक मानदंड, फिजिकल फिटनेस देखा, भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया हमने देखा। मतलब इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। आपको ये विशेष ध्यान पर रखना है, कभी कभी ये आता है कि भाई जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मतलब कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उसके लिए कानून बनाने का, उसके लिए विधि बनाने का काम कौन करेगी, तो संसद करेगी, हमारी पार्लियामेंट करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी, हमारी पार्लियामेंट करेगी। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब अगर और आगे देखना चाहें तो कुछ और एक्सेप्शंस हैं, कुछ और अपवाद हैं इसके, कुछ और क्या हैं इसके, अपवाद हैं। और क्या अपवाद हैं देखिए, और कुछ अपवाद अगर देखें तो कास्ट के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है इसमें, आर्टिकल 16 में। धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और ज्योग्राफिकल एरिया, निवास स्थान के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए पहले देख लेते हैं भाई धर्म के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाएगा। धर्म के आधार पर ऐसे भेदभाव किया जा सकता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया जा सकता है कि जैसे कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या है, कोई धार्मिक संस्थाएं, तो उन धार्मिक संस्थाओं में लोगों की भर्ती, उन धार्मिक संस्थाओं में जो लोगों की भर्ती है वो उसी धर्म से संबंधित लोगों के द्वारा की जाएगी। जो धार्मिक संस्था हैं उनमें जो लोगों की भर्ती है वो उसी धर्म से संबंधित लोगों के द्वारा की जाएगी। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल नंबर 16 कहता है, ठीक है। तो इसकी कुछ ये अपवाद हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने देखा। अब कास्ट के अकॉर्डिंग देखें कि भाई कास्ट के अकॉर्डिंग कैसे भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए सपोज दैट कोई पिछड़ी हुई जातियां हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हैं, पिछड़ी जातियां या पिछड़ी जाति बोल दो। तो कोई पिछड़ी जाति है, अगर उसका योगदान बोल दो या कंट्रीब्यूशन बोल दो, अगर उसका योगदान या कंट्रीब्यूशन स्टेट सर्विसेज में, मतलब कि राज्य सेवाओं में, किसमें, राज्य सेवाओं में, अगर राज्य सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे काफी कम है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। उसको क्या दी जा सकती है, प्रायोरिटी दी जा सकती है। मतलब आर्टिकल 16 में कास्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन अलाउड कास्ट के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर कास्ट अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा, सपोज दैट स्टेट सर्विसेज हैं, क्या है, स्टेट सर्विसेज हैं। तो स्टेट सर्विसेज में सपोज दैट कि किसी पिछड़ी हुई जाति का योगदान कंट्रीब्यूशन काफी कम है जितना होना चाहिए उससे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें उस जो पिछड़ी हुई जाति है उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, उसको क्या दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है। और हमने धर्म के आधार पर देखा, कोई धार्मिक संस्थान है, क्या है, कोई धार्मिक संस्थान है, तो धार्मिक संस्थान में जो लोग होते हैं उनकी भर्ती विशेष धर्म के, मतलब उसी धर्म के लोगों के द्वारा की जाएगी, उसी धर्म के लोगों के द्वारा उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद हैं। ये क्या है, आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 16 क्या कहता है।
उसके बाद हमने देखा कि भाई आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद कौन कौन से हैं, तो 3 अपवाद हमने इधर देखे थे, उसके बाद 2 अपवाद हमने इधर देखे हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक आर्टिकल नंबर 16। ये कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 16 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 17 पर। किस पर चलते हैं हम, आर्टिकल नंबर 17 पर चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 17 या अनुच्छेद नंबर 17 की, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 17 किसको डिफाइन करता है, ये अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो देखिए आर्टिकल 17 किसको बताता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई के रूप में बताता है। किसके रूप में बताता है, सामाजिक बुराई के रूप में बताता है। जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई के रूप में बताता है। किसके रूप में बताता है, सामाजिक बुराई के रूप में बताता है। मतलब अनटचेबिलिटी को किसके रूप में बताता है, सामाजिक बुराई के रूप में बताता है। मतलब आर्टिकल 17 कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। एक क्या है, एक सामाजिक बुराई है। मतलब आप कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर किसी को अनटचेबल समझ रहे हो, कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर, विशेषकर कास्ट के आधार पर जब आप किसी को अनटचेबल समझ रहे हो तो वो क्या है, वो एक क्या है, सामाजिक बुराई है। वो क्या है, एक सामाजिक बुराई है। अब देखिए सामाजिक बुराई है तो अनटचेबल को क्या माना गया है, अनटचेबिलिटी को सामाजिक बुराई माना गया है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हमारे संविधान के पिता, हमारे संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, उनका नाम क्या है, सम्माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सम्माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनका नाम है, ठीक है। तो सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ये महार कास्ट से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे, ये महार कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब महार जाति से संबंधित थे। और महार जाति को क्या समझा जाता था, अनटचेबल माना जाता था। क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। महार कास्ट को क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। उसी कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, उसी कारण सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्या करना पड़ा था, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी भेदभावों का सामना करना पड़ा था। इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन या काफ़ी भेदभावों का सामना करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, काफ़ी भेदभावों का सामना करना पड़ा था। तो देखिए अगर अनटचेबिलिटी के रूप में देखना चाहें तो अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई माना गया है। जो हमारे संविधान के पिता जिनको कहा जाता है सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महार कास्ट से बिलोंग करते थे। कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट से बिलोंग करते थे। अब जब महार कास्ट से बिलोंग करते थे तो महार कास्ट को उस टाइम पर अनटचेबल माना जाता था। उस कारण उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था, काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो देखियो सामाजिक बुराई माना गया है किसको, अनटचेबिलिटी को। किसको माना गया है, अनटचेबिलिटी को सामाजिक बुराई माना गया है। अब आगे देखिए, अब अगर आगे बात करें तो देखिए जो अनटचेबिलिटी है, जो अनटचेबिलिटी है, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए, अगर आप अनटचेबिलिटी करते पाए गए, मतलब आप छुआछूत करते पाए गए, तो आपको सजा, तो जो आपको सजा दी जाएगी वो 6 मंथ कारावास, 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। या क्या हो सकता है, दोनों भी दी जा सकती हैं। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए, मतलब आप छुआछूत करते पाए गए, तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। और अगर सेकंड केस देखना, ये फर्स्ट केस है, अगर सेकंड केस की हम बात करें तो देखिए अगर कोई पर्सन
अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाया गया, अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाया गया, तो अगर सपोज दैट कोई पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाया गया और उसको अनटचेबिलिटी के लिए सजा हो गई, और उसको क्या हो गई, अनटचेबिलिटी के लिए सजा हो गई, छुआछूत के प्रैक्टिस करने के जुर्म में, के अपराध में, के ऑफेंस में उसको सजा दे दी गई, तो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP और MLA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो देखिए, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए हो, छुआछूत करते आप पाए गए हो, तो फिर क्या होगा, उसकी सजा क्या होगी, 6 महीने या 500 रुपए या दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस है कि यदि कोई पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाया गया और इसकी सजा में उसको जेल होके आना पड़ा, मतलब कारावास होके आना पड़ा, या जुर्माना देना पड़ा, मतलब अनटचेबिलिटी के लिए जिसको सजा सुनाई गई हो, फिर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वो MLA या MP का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, MLA और MP का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये क्या है, ये है अनटचेबिलिटी। ये क्या है, ये अनटचेबिलिटी की सजाएं हैं। ये क्या है, अनटचेबिलिटी की सजाएं। तो भाई अपन ने सबसे पहले देखा कि भाई अनटचेबिलिटी क्या है, भाई एक सामाजिक बुराई है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, अनटचेबिलिटी क्या है कि कास्ट के आधार पर आप किसी को मंदिर में प्रवेश करने से, मस्जिद में प्रवेश करने से, दुकान में प्रवेश करने से, होटल में प्रवेश करने से, पब्लिक पार्क में प्रवेश करने से, स्कूल में एडमिशन देने से, इन सब जगहों पर आने जाने से रोकते हो कास्ट के आधार पर। तो ये क्या है, ये अनटचेबिलिटी है। जन्म स्थान के आधार पर, कास्ट के आधार पर, तो ये क्या है, ये अनटचेबिलिटी है। ये क्या है, ये छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है। ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हमने अनटचेबिलिटी देखा कि भाई सामाजिक बुराई है। उसके बाद में हमने हमारे सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखा, उनकी कास्ट के बारे में, उनको अनटचेबल समझा जाता था उस कास्ट को, इस कारण उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि अनटचेबिलिटी अगर करते आप पाए गए हो तो उसकी सजा 6 महीने या 500 रुपए होगी, या दोनों एक साथ भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी की सजा में अंदर जा चुका है, जेल में कारावास की सजा काट चुका है, या 500 रुपए जुर्माना दे चुका है, तो वो इन फ्यूचर MLA और MP के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अब देख लेते हैं कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन कहाँ किया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं बार बार। जो हम पढ़ रहे हैं बार बार अनटचेबिलिटी, इसको डिफाइन कहाँ किया गया है। तो देखिए, ना तो इसको कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, ना तो इसको संविधान में, ना तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ना तो इसको संविधान में डिफाइन किया गया, ना ही इसको पार्लियामेंट के किसी एक्ट में, संसद के किसी अधिनियम में, पार्लियामेंट के किसी एक्ट में। तो देखिए, सुनना ध्यान से, तो बोला ये गया है कि भाई जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को ना तो संविधान में संविधान में अच्छे से डिफाइन किया गया है, ना ही संसद के किसी अधिनियम मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है। जब किसी वर्ड को ना तो संविधान में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, ना पार्लियामेंट के किसी अधिनियम में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, तो उसको हम कहाँ ढूंढते हैं, तो उसको हम ढूंढते हैं फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में। कहाँ ढूंढते हैं उसको हम ढूंढते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में। अब देखो, अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई अनटचेबिलिटी ना तो संविधान में डिफाइन की गई है, अनटचेबिलिटी को ना तो संसद के किसी अधिनियम में मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है। अगर दोनों में डिफाइन नहीं किया गया तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में। अब एक हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी के बारे में बताया है, मैसूर हाई कोर्ट ने। किसने बताया था? मैसूर हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी के बारे में बताया है, और मैसूर हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि अनटचेबिलिटी क्या है, सामाजिक बुराई है। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी एक सामाजिक बुराई है। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था अनटचेबिलिटी के बारे में,
तो ये जो अनटचेबिलिटी के बारे में बताया किसने बताया, ये मैसूर हाई कोर्ट ने बताया। किसने बताया, ये बताया है मैसूर हाई कोर्ट ने। किसने, मैसूर हाई कोर्ट ने बताया है कि अनटचेबिलिटी क्या है, एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि ना तो इसको संविधान में अच्छे से डिफाइन किया गया था और ना ही इसको पार्लियामेंट के किसी एक्ट में अच्छे से डिफाइन किया गया था। इसी कारण मैसूर हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को सामाजिक बुराई बताया है। मैसूर हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को क्या बताया है, सामाजिक बुराई बताया है। तो देखिए, अब अगर अनटचेबिलिटी की बात करें तो इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर हम आगे देखिए, अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें तो इसका कोई एक्सेप्शंस, अपवाद नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है मतलब क्या है कि इसमें किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं है। इसमें किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए, मतलब कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए तो आपको सजा होगी ही होगी। तो फिर आपको क्या होगी, सजा होगी ही होगी। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए तो आपको सजा होगी। और अगर आपको सजा हो गई और आज बाद में जाकर के आप एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहो तो इन दोनों इलेक्शन को आप नहीं लड़ सकते हो। तो एमएलए और एमपी का इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकते हो। तो एमएलए और एमपी का इलेक्शन भी क्या नहीं कर सकते हो, आप नहीं लड़ सकते हो। और सजा में आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, या क्या, दोनों भी हो सकता है। हमने ये देखा। तो देखिए, ये हमने टोटली देखा अनटचेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में देखा, छुआछूत जिसको हम कहते हैं, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं। तो ये हमने टोटली अनटचेबिलिटी के बारे में देखा है। देखिए, हम काफी डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, आराम से, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हमने अनटचेबिलिटी के बारे में जाना, फिर हमने हमारे सम्मानीय संविधान के पिता जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके बारे में जाना। उसके बाद में हमने देखा कि भाई अनटचेबिलिटी करते पाएगा तो सजा क्या है। फिर अनटचेबिलिटी की सजा एमएलए और एमपी नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, ये भी है। प्लस अनटचेबिलिटी ना संविधान में बताई गई है ना पार्लियामेंट के किसी एक्ट में बताई गई है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो मैसूर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसके बारे में देखा। प्लस अनटचेबिलिटी का क्या नहीं है, अनटचेबिलिटी का किसी प्रकार का क्या नहीं है, छूट नहीं है, किसी प्रकार की रियायत इसमें नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते पाए गए हो तो आपको सजा होगी ही होगी। और सजा में क्या है, 500 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की जेल, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और एक सजा क्या है, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते पाए गए तो इन फ्यूचर अगर आप एमएलए और एमपी के इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ये टोटल हो गया अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया और हमारा आर्टिकल नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब अगर आगे बात करें तो हम आता है आर्टिकल नंबर 18। अब क्या आता है हमारा आर्टिकल नंबर 18, कौन सा आएगा हमारा, आर्टिकल नंबर 18। देखिए, अगर आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 कहता है, अनुच्छेद नंबर 18 कहता है उपाधि देने पर प्रतिबंध। किसके बारे में करता है, उपाधि देने पर प्रतिबंध, उपाधि देने पर प्रतिबंध। तो देखिए, बोला गया है कि राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। क्या नहीं देगा, राज्य किसी प्रकार की क्या नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। तो राज्य क्या नहीं देगा भाई, किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके क्या हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है भाई, अपवाद हैं कि भाई एक तो शैक्षिक उपाधि दी जा सकती है और एक सैनिक उपाधि दी जा सकती है। अब शैक्षिक और सैनिक उपाधि कौन कौन सी हैं, जैसे कि देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो नाम के आगे डॉक्टर लगाया जा सकता है, प्रोफेसर लगाया जा सकता है, कर्नल लगाया जा सकता है, मेजर लगाया जा सकता है। तो ये क्या हैं, तो देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है टाइटल देने के लिए मना करता है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आर्टिकल 18 टाइटल देने के लिए मना करता है, उपाधि देने के लिए मना करता है कि भाई राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद देखना चाहें कि भाई शैक्षिक उपाधि दी जा सकती है।
मतलब एजुकेशन से रिलेटेड उपाधियां दी जा सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, इनसे रिलेटेड क्या दी जा सकती हैं। आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, आप नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सैनिक उपाधि भी दी जा सकती है, और कौन सी दी जा सकती हैं, सैनिक उपाधियां भी दी जा सकती है, मतलब आप नाम के आगे जैसे कर्नल लगा देते हैं, मेजर लगा लेते हैं, तो ये उपाधियां दी जा सकती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 18, तो आर्टिकल नंबर 18 टाइटल देने से मना करता है। क्या करता है, टाइटल देने से मना करता है। पर इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद हमने देख लिए भाई। शैक्षिक उपाधि दी जा सकती हैं, आप डॉक्टर लगा सकते हो और आप प्रोफेसर लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, प्रोफेसर लगा सकते हो और कर्नल और मेजर लगा सकते हो। अब देखिए अब अगर हम आगे बात करें, अगर इसमें और डिटेल में हम चलना चाहें तो देखिए कोई भारतीय नागरिक, ध्यान से देखना इधर, कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। किससे उपाधि नहीं लेगा, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। बोला गया है कि भाई कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा कोई भी भारतीय नागरिक। तो फर्स्ट केस ये हो जाएगा इसका, सेकंड केस ये हो जाएगा इसका। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या, फर्स्ट केस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके कुछ अपवाद हैं। भाई राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षिक उपाधि दी जा सकती है, सैनिक उपाधि दी जा सकती है। और आगे सेकंड केस में बोला गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन क्या नहीं कर सकता, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। अगर थर्ड की हम बात करें, थर्ड केस के नंबर की हम बात करें, तो देखिए तीसरे में बताया गया है, तीसरे केस में कि कोई नागरिक जो कि भारतीय नहीं है, मतलब विदेशी नागरिक को कुल मिला के कौन सा है, विदेशी नागरिक है। ठीक है, अब कोई विदेशी नागरिक है और ये विदेशी नागरिक ट्रस्ट पर, मतलब ट्रस्ट में काम करता है या लाभ के पद पर है, या किस पर है, लाभ के पद पर है, तो फिर ये क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना कोई उपाधि नहीं लेगा। मतलब इसको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना, मतलब इसको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसको किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, कोई विदेशी नागरिक है जो भारत का तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, विदेशी नागरिक है तो, और अगर वो किसी ट्रस्ट में काम करता है या लाभ के पद पर कोई काम करता है तो उसको राष्ट्रपति के बिना किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। उसको क्या नहीं दी जाएगी, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, और वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि लेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये उपाधि ले सकता है। हाँ, याद रखना है, ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद, ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपाधि ले सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपाधि ले सकता है, पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता है, और राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि ये ले सकता है। तो याद रखना है, कोई ऐसा नागरिक जो भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है, मतलब वो विदेशी नागरिक है, अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो लेकिन वो किसी ट्रस्ट में या लाभ के पद पर काम करता है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ना तो उपाधि दी जाएगी और ना ही वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि लेगा, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो उपाधि ले सकता है। अब अगर आगे देखना चाहें तो ये अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति, आगे हम देखना चाहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है या लाभ के पद पर है तो उसको भी किसी प्रकार का क्या, उसको भी किसी प्रकार की उपाधि, किसी प्रकार की भेंट, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी। और अगर ये चीज़ें देनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति साहिबा की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। तो देखिए अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 18 उपाधि देने पर प्रतिबंध की बात करता है, मतलब टाइटल को रोकता है। आर्टिकल नंबर 18 टाइटल देने पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल नंबर 18 मतलब मतलब कोई राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। हाँ, शैक्षिक उपाधि दे सकता है, शैक्षणिक उपाधि जिसको अपन बोल सकते हैं, एजुकेशनल टाइटल जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर लगा सकते हो आप नाम के आगे, प्रोफेसर लगा सकते हो, सैनिक उपाधि दे सकते हैं, कर्नल मेजर लगाते हैं जैसे कि। हाँ, लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, उसके बाद हमने ये देखा, मतलब कोई इंडियन सिटीजन्स फॉरेन कंट्री से कोई उपाधि नहीं ले सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। उसके बाद हमने देखा कोई विदेशी
नागरिक जो किसी मतलब हमारे देश का तो नहीं है, भारत का तो नहीं है, लेकिन कोई ट्रस्ट में या लाभ के पद पर काम कर रहा हो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो क्या नहीं कर सकता, किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो उपाधि ले सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो क्या कर सकता है, उपाधि ग्रहण कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट या लाभ के पद पर काम कर रहा है, किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो उसे किसी प्रकार की भेंट या किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी, किसी प्रकार की भेंट या किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसको उपाधि दी जा सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसको उपाधि दी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित कभी कभी आता है, लाभ का पद। क्या आता है? लाभ का पद, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट पोजीशन जिसको बोलते हैं, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अधिकतर बार पूछा जाता है कि भाई लाभ का पद किस आर्टिकल में आता है, लाभ का पद किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 18 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 18 में आता है। तो याद रखना है, प्रॉफिट का जो पद है वो किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 18 में आएगा। किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 18 में आएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे फंडामेंटल राइट की सीरीज में पार्ट नंबर फर्स्ट लेके आए। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कुछ फंडामेंटल राइटों के बारे में, कुछ बेसिक अधिकारों के बारे में जाना। उसके बाद में हमने आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 को कंप्लीट किया, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे फंडामेंटल राइटों में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं, ये हमने देखा था। तो हमने हमारे पार्ट नंबर फर्स्ट में आर्टिकल 12 एंड 13 को कंप्लीट किया, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट में हमने आर्टिकल 14 एंड 15 को कंप्लीट किया, ये हमारा पार्ट नंबर सेकेंड था। एंड थर्ड पार्ट में जो कि आज हमारा कंप्लीट हुआ है, इसमें हमने आर्टिकल 16, 17 और 18 तीन आर्टिकलों को टोटली कंसेप्ट के साथ क्लियर किया है, जो कि हमारा पार्ट नंबर थर्ड होने वाला है, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है? पार्ट नंबर थर्ड। तो इन दोनों पार्टों को मिला करके, तो याद रखना है, इन दोनों पार्टों को मिला करके हमारा फर्स्ट नंबर का जो फंडामेंटल राइट है, पहले नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। कौन सा है? जो कि हमारा है समानता का अधिकार। तो हमने पार्ट नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर थर्ड के द्वारा, पार्ट नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर थर्ड के द्वारा हमने क्या कर लिया है? समानता के अधिकार को टोटली कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लिया है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं। तो हमने 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ लिया। तो हमने पार्ट नंबर सेकेंड एंड पार्ट नंबर थर्ड के द्वारा हमारे फर्स्ट नंबर के फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार को टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो अब आने वाली क्लासों में हम करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट के जो सेकंड नंबर का हमारा होने वाला है, राइट टू फ्रीडम। कौन सा होने वाला है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट हम करेंगे, आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। एंड कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कहीं आपको मिस्टेक लगी हो, इस क्लास में कहीं आपको गलती लगी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। धन्यवाद।